तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। पिछले हफ्ते संडे की बात थी। उस संडे को मैंने एक कहानी सुनाई थी और उस कहानी को आधा सुना के फिर छोड़ दिया था। मैंने कोई अपडेट उस पर दी नहीं थी, हालांकि अलग अलग चैनल पे आप लोग उसको सुन रहे थे। लेकिन मुझे लगा एक बार कातिल पकड़ा जाए और पूरी कहानी निकल के सामने आ जाए और उसके बाद जो सवाल हैं वो सवाल उठें, तब जाके अगर आपको पूरी कहानी सुनाऊं तो शायद ज़्यादा उपयोगी होगा। तो आज जो पूरी कहानी थी वो सुलझ चुकी है, लेकिन कई सवाल ऐसे हैं जो अभी भी उलझे हैं और हर कहानी में लगभग इतने सवाल उलझे ही रहते हैं और उनके जवाब मिलते मिलाते काफ़ी वक्त गुजर जाता है और फिर धीरे धीरे बात आई गई हो जाती है। श्रद्धा वाकर वाले केस में भी कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो आज तक हम लोग शुरू में पूछे फिर भूल गए। इस कहानी में भी कई ऐसे सवाल हैं। कातिल पकड़ा गया, उसने अपना एक बाले जुर्म कर लिया, लिखित में किया। कातिल ने खुद को भी मौत के हवाले कर दिया, तमाम सबूत उसके खिलाफ हैं। लेकिन इसके बावजूद कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे केस को उलझा रही हैं। तो पूरी कहानी को एक बार शुरुआत से आपको बताता हूँ, फिर कातिल कौन है, उसने क्या किया और कौन सी ऐसी चीज़ें जो उलझा रही हैं वो आपको बताता हूँ। कहानी कर्नाटक के बेंगलुरु की है। एक 29 साल की लड़की महालक्ष्मी बैलिकावल इलाके में किराए के कमरे पर रहा करती। कुछ दिन तक वो जॉब पे जाती है एक मॉल में। सुबह सुबह निकल जाती, रात को आती। ज़्यादा किसी से मतलब नहीं, 5 महीने पहले शिफ्ट हुए थे तो ज़्यादा किसी से दोस्ती नहीं, ज़्यादा लोग उससे मतलब नहीं रखते थे। इसी दौरान अचानक से वो दिखना बंद होती है, इसी सितंबर महीने में। अब जब दिखना बंद हुई तो आसपास के तमाम लोग, चूँकि ज़्यादा मतलब नहीं था तो उन्हें पता नहीं चला कि भाई वो कहाँ है। लेकिन धीरे धीरे जब वक्त आगे बढ़ा, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 12 दिन, तो उस बिल्डिंग में जिसमें वो रहा करती थी, जयराम जी का वो पूरा मकान था, उसमें बदबू फैलती है। अब बदबू फैली तो आसपास के तमाम लोग, अब उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही, बदबू फैल रही। उन्होंने जयराम से कंप्लेन किया और कहा कि बदबू फैल रही है। अब जयराम भी, चूँकि अब धीरे धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से जब ऐसी चीज़ें होती हैं कि किसी घर में कोई रह रहा और उसमें बदबू फैले, तो लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ चीज़ें आ जाती हैं। तो उन्हें भी लगा कि यार अब ऐसे खुद जाके चेक करना खोलना सही नहीं है। तो थोड़ी दूर पे ही उनकी दूसरी वाली गली में माँ और बहन रहा करती थी। रूम देते टाइम उन्होंने गार्जियन के नंबर को लिया था, तो फिर उन्होंने फ़ोन किया। माँ और बहन आती हैं, उनकी मौजूदगी में उस कमरे को खोला जाता है। उसके बाद फिर फ्रिज को खोला जाता है। हालांकि जो बहन थी उसने बाकायदा खुद अपना कैमरा ऑन रखा था। जैसे फ्रिज खोला जाता है, अंदर कई टुकड़ों में कटी महालक्ष्मी की लाश मिलती है। अब जैसे ये मंजर माँ, बहन, पड़ोसी, मकान मालिक, ये तमाम लोग देखते हैं, हाथ पांव फूल जाते हैं, मानो काटो तो खून नहीं, चूँकि कई टुकड़ों में कटी वो लाश थी। और हो सकता है सोशल मीडिया के माध्यम से आपने उस लाश की तस्वीर देखी भी हो। ये लाश जब फ्रिज में मिली, फौरन पुलिस को फोन गया, पुलिस भागी भागी आई। हालत ऐसी थी उस लाश की कि कोई भी पुलिस वाला, चाहे जितना एक्सपीरियंस होल्डर था, चाहे जितना पुराना था, कोई भी वहां खड़े होने को तैयार नहीं था। सबकी सांसें उखड़ रही थी, कलेजा कांप रहा था, जी मिचला रहा था, पैर हिल रहे थे। फॉरेंसिक की टीम आती है, जैसे तैसे करके उस लाश को बाहर निकाला जाता है। निकालने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। टुकड़ों में पोस्टमार्टम होता है, लाश के टुकड़े गिने जाते हैं। पता चलता है कि 59 या फिर 60 टुकड़े थे। और इस महिला की मौत लगभग 19 से 20 दिन पहले हुई थी। अब ये चीज़ जब पुलिस वाले देखते हैं, फौरन सोशल मीडिया के माध्यम से ये खबर आसपास के तमाम लोगों तक पहुंचती, फिर धीरे धीरे पूरे देश में फैल जाती है। तमाम लोग जानने के लिए परेशान थे कि आखिर एक महिला को फिर से टुकड़ों में क्यों काटा गया और फिर से फ्रिज में भरा गया। ये चीज़ें हमारे देश में हर साल हो रही हैं। तो जब पुलिस वाले ये खबर सुनते हैं, सुनने के बाद फौरन उनके भी हाथ पांव फूले कि भैया जल्दी इसको सुलझाओ। उन्होंने जांच पड़ताल करनी शुरू की। सबसे पहले इस लड़की की कुंडली खंगाली। जब कुंडली खंगाली तो पता चला कि जो लड़की थी, महालक्ष्मी नाम था जिसका, लगभग 20 साल पहले हिंदुस्तान आई थी नेपाल से। आने के बाद चूंकि माता पिता भी इसके आए थे, ठीक ठाक लड़की थी, जवान हो चुकी थी, शादी लायक थी, तो फिर उन्होंने रिश्ता देखा और हेमंत दास नाम के लड़के से उसकी शादी कर दी गई। शादीशुदा जिंदगी दोनों की आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के बाद हेमंत दास, जो कि उसका पति था, नेल मंगला इलाके में रहा करता था। वहीं पे इन दोनों की एक बिटिया हुई। लेकिन जब बिटिया होती है और शादीशुदा जिंदगी थोड़ी सी आगे बढ़ती है, इन दोनों के बीच तकरार होने लगती है। आए दिन लड़ाई, आए दिन झगड़ा।
आलम ये हुआ कि एक दूसरे के खिलाफ कंप्लेन और प्लेन भी इन दोनों ने कर दी थी। एक दूसरे के खिलाफ ये भी बताया कि एक दूसरे को मारपीट करते हैं लोग एक दूसरे के साथ। अब ये मियाँ बीबी अब एक दूसरे से लड़ने लगे, तकरार होने लगी। पति का इस पे अपना एक पहलू है, उसने अपना पक्ष बताया कि जो महालक्ष्मी थी वो किसी और के साथ संपर्क में आ गई थी। कई लड़के ऐसे थे जिनसे वो बातचीत करती थी, कई लड़के ऐसे थे जिनसे वो कांटेक्ट में थी। अब कोई भी पति होगा जब जानेगा, या फिर कोई भी पत्नी होगी जब वो जानेगी कि उसका पति किसी और के साथ रिलेशन में है, किसी के साथ संबंध में है, तो चीज़ बर्दाश्त करेगा नहीं। बहस हुई महालक्ष्मी को, उसने कहा कि छोड़ो ये तमाम चीज़ें। महालक्ष्मी छोड़ने को तैयार नहीं थी। धीरे धीरे फिर बात आगे बढ़ी और इसी साल 2024 में ये फैसला हुआ कि महालक्ष्मी अपने पति हेमंत दास और अपने उस 6 साल की बिटिया को छोड़ के मायके आ जाएगी। इसके बाद महालक्ष्मी मायके आती है, लेकिन मायके में भी एक दिक्कत थी कि माँ बाप अक्सर ये चाहते थे कि वो पति के साथ रहे। महालक्ष्मी रहने को तैयार नहीं थी। महालक्ष्मी को लगा कि माँ बाप के साथ रहूंगी तो ये फोर्स करेंगे। आज़ाद ख्याल की लड़की हूँ, अपनी ज़िंदगी जी सकती हूँ। इस वजह से महालक्ष्मी फिर माँ बाप का भी साथ छोड़ती है, उनके बाबुल वाला दामन को हटाती है अपने ऊपर से और आ जाते ही इसी ब्यालिकावल इलाके में जयराम जी की बिल्डिंग में किराए के कमरे पर रहा करती। ये थी पूरी कहानी, महालक्ष्मी की पूरी जन्मपत्री। अब ये पूरी जन्मपत्री जब पुलिस वालों के हाथ लगी तो उन्होंने फिर परिवार वालों से पूछना शुरू किया कि भाई आपको किसी पे डाउट है। परिवार वालों ने मना किया, कहा कि हमें नहीं डाउट है। लेकिन जब पति से पूछा तो पति ने फिर एक नाम लिया और कहा कि एक लड़का था जिसका नाम था अशरफ और मुझे उस पर डाउट है। पुलिस ने पूछा क्यों? तब पति यानी हेमंत दास ने अपनी कहानी सुनाई और कहा कि जब हमारा ये लड़ाई हुई थी, जब हमारा झगड़ा हुआ था, एक तरह से कहें रिलेशन का ब्रेकअप हुआ था, उस टाइम वो अशरफ से ही संपर्क में थी, अशरफ से बातचीत करती थी, अशरफ से रिलेशन में थी। मैंने मना किया तो अशरफ को छोड़ने को तैयार नहीं थी। इस वजह से अशरफ के ऊपर मैंने कंप्लेन भी दर्ज करवाई थी और अशरफ इसे ब्लैकमेल भी करता था। इस वजह से मुझे डाउट है कि अशरफ रिलेशनशिप में था और उसी ने ऐसा किया होगा। अब ये बात जब पुलिस वालों ने सुनी, इसी दौरान अड़ोसी पड़ोसी से पूछताछ हुई। जब अड़ोसी पड़ोसी से पूछताछ हुई तो उन्होंने अपनी कहानी बताई। उन्होंने कहा कि हाँ, एक लड़का था, उस लड़के को अक्सर हमने आते जाते देखा है। पुलिस वालों ने पूछा मतलब? तब पड़ोसियों ने बताया कि अक्सर 9 साढ़े 9 बजे के आसपास वो लड़का रिसीव करने आता था, रात को 10 साढ़े 10 बजे के आसपास वो छोड़ने जाता था और अक्सर रात में यहाँ रुकता भी था। अब एक तरफ पति ने एक नाम लिया अशरफ और इधर एक नाम पड़ोसियों ने एक शक्ल बताई और कहा कि कोई शख्स था जो आता जाता था। इसी दौरान पुलिस वालों ने कहा कि चलो सीसीटीवी कैमरा भी खंगाल लेते हैं। सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया और स्कूटी पे 2 लोग दिखाई देते हैं, एक कोई चला रहा था और एक कोई बैठा था। 3 तारीख की रात को ये लोग दिखाई देते हैं, उसके बाद दिखाई नहीं देते। तो यहां से कई तरह की चीजें पुलिस वालों को समझ में आई। पहला कि कोई अशरफ है जो कि रिलेशनशिप में था, जिसके बारे में पति ने कहा। दूसरा, पड़ोसियों ने भी पुष्टि कर दी कि हाँ कोई आता था। और तीसरा, फिर सीसीटीवी कैमरे में कोई आता दिखा। तो एक थ्योरी जो पुलिस वालों ने मानी शुरुआत में और मीडिया ने भी बनाई उस थ्योरी को, कि अशरफ के साथ वो रिलेशनशिप में थी, अशरफ से मुलाकात सैलून में हुई थी, अशरफ से लड़ाई झगड़ा हुआ, अशरफ अक्सर आता भी था और उसी ने मार दिया। अब ये खबर सोशल मीडिया के माध्यम से धीरे धीरे फेसबुक अलग अलग जगहों पे गूंजी, फिर लफ्ज़ जिहाद, हिंदू मुस्लिम, ये तमाम चीज़ें हुई। लोगों ने कहा कि वो मुस्लिम था, उसने अपना रूप दिखा दिया, अपना रंग दिखा दिया। श्रद्धा वाकर वाले केस से तुलना होने लगी। लेकिन इधर पुलिस ने कभी भी क्लियर अपने मुंह से नहीं कहा था कि जो कातिल है वो अशरफ है। लगातार पुलिस ये कह रही थी कि जो कातिल है उसके बारे में हम जानते हैं और हमें पता है कि वो कौन है, लेकिन हम उसका नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। और इनडायरेक्टली रूप से अशरफ का नाम पुलिस वाले लेने लगे। अब इसके पीछे पुलिस की एक स्ट्रेटजी थी और स्ट्रेटजी ये थी कि उन्हें पता था कि जो कातिल है वो अशरफ नहीं है। चूँकि बहुत ही गुपचुप तरीके से पुलिस वालों ने अशरफ को बुलाया था, साथ ही 1-2 लोगों को और बुलाया था, उनसे पूछताछ की थी, उनसे पूछा कि तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे। उन्होंने अपने तमाम सबूत दिए। जब तमाम सबूत दिए तो फिर क्लीन चिट अशरफ को और बाकी लोगों को मिल चुकी थी। तो यहाँ से पुलिस वाले श्योर थे कि जो कातिल है अशरफ नहीं थे। लेकिन पुलिस वालों को ये पता था कि सबको लग रहा कि कातिल अशरफ है, तो कातिल को भी ये लग रहा होगा कि जो पुलिस वाले उनकी शक की सुई और जो रडार है अशरफ की तरफ है, तो हो सकता है कि कातिल निश्चिंत हो और मुझको पकड़ ले। और उन्हें पता भी था कि कातिल कहाँ है। खैर, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन उनके पास नहीं थी।
जांच पड़ताल होती रही, तफ्तीश होती रही, बात आगे बढ़ी। इसी दौरान यहां से कई सौ किलोमीटर दूर एक लाश ओडिशा पुलिस को मिलती है। और ये लाश मिलती है ओडिशा में, एक जिला लगता है भद्रक जिला, और इसी भद्रक जिले में एक गांव है भूइनपुर गांव। इसी गांव में एक आम के पेड़ पे लटकी एक लाश, मामला सुसाइड का लग रहा था। फौरन वहाँ की जो लोकल पुलिस है वो पहुँचती है। पहुँचने के बाद लाश को उतारती है, देखती है आम के पेड़ में फांसी के फंदे पे लटका है। उसको चेक करती है, तफ्तीश करती है। चेक करने के दौरान और तफ्तीश करने के दौरान कई तरह के डॉक्यूमेंट मिले। एक डॉक्यूमेंट में उस आदमी का पहचान था। आदमी कहीं बाहर का नहीं था, इसी भद्रक जिले के इसी भूइनपुर गांव का था, जिसका नाम मैं आपको अभी थोड़ा सा लास्ट में बताऊंगा। अब पहचान हुई। पहचान होने के बाद अब जांच पड़ताल शुरू हुई। उसके बाद थोड़ी सी और कागज पत्तर थी, उसको चेक किया गया तो एक पेज मिला। उस पेज पे उड़ीसा की भाषा उड़िया में और इंग्लिश में कुछ लिखा था, और यहीं से फिर पूरी कहानी पलट जाती है। दरअसल उस कागज पे लिखा था कि मेरा नाम मुक्ति रंजन रॉय है, मेरे हाथ से एक गुनाह हुआ है और मैंने एक लड़की को मार के काट दिया है। और जब उस सुसाइड नोट को पढ़ा गया तो उसमें जो कंक्लूजन लिखा था वो यही था कि मेरा महालक्ष्मी, जो कि बेंगलोर की रहने वाली थी, उसके साथ रिलेशन था। मैं उसे बहुत प्यार करता था। प्यार करने के दौरान उसने मुझे धोखा दिया। वो कई और लड़कों से बात करती थी। इस दौरान उसने मुझे कई बार फंसाने की कोशिश की, मेरे ऊपर अपहरण का केस लिखवाने की कोशिश की। लगातार मुझसे पैसे मांग रही थी, मुझे लूट रही थी, मेरे ऊपर शादी का दबाव बना रही थी। लेकिन जब मुझे उसके असली कैरेक्टर के बारे में पता चला तो मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था। इसी बात को लेकर आए दिन मुझसे झगड़ा करती थी, मुझे फंसाने का, मेरे ऊपर रेप के चार्ज लगवाने का, मुझे अपहरण के केस में फंसाने का तमाम वो षड्यंत्र रचती थी। इस वजह से मैंने उसको मार दिया। मारने के बाद कई टुकड़ों में मैंने उसको काट दिया। काटने के बाद मैं यहाँ पे आ गया। मैं अलग अलग जगहों पे छुपा रहा, लेकिन मुझे लगता है कि इस अपराध बोध के साथ मैं जी नहीं सकता, और इस वजह से मैं अपने आप को मौत के हवाले कर रहा हूँ। अब ये तमाम कहानी जैसे ही पुलिस वाले पढ़ते हैं, क्योंकि इस घटना की गूंज पूरे देश में थी, फौरन वो बेंगलुरु पुलिस से कांटेक्ट करते हैं और बताते हैं कि एक ऐसा लाश और एक ऐसा शख्स, एक ऐसा सुसाइड नोट। बेंगलोर की पुलिस भागी भागी वहां गई, मुक्ति रंजन रॉय की लाश को देखा, उसके नंबर को सर्विलांस पे लगाया, नंबर को चेक किया तो पता चला कि हाँ, मुक्ति रंजन रॉय और ये दोनों बात करते थे, दोनों रिलेशनशिप में भी थे। अब कायदे से देखें तो पूरा केस ओपन एंड शट, मामला सुलझ गया। कातिल ने अपना इकबाल जुर्म कर लिया, उसने सुसाइड भी कर लिया। इधर लड़की की लाश, मोटिव, क्राइम सीन पे मौजूदगी, इकबाल जुर्म, तमाम चीजें हैं, बात आई गई हो गई। लेकिन अब यहां से कई ऐसे सवाल हैं जो उठ रहे हैं, और इन सवालों के जवाब पुलिस वालों को अभी खोजना है, और वो खोज के ही रहेंगे। पहला सवाल, जब इस केस के बारे में और पता किया गया तो मुक्ति रंजन रॉय की जो माँ है उन्होंने वो सारी चीजें फिर से अपने मुंह से बताई और कहा कि हाँ, मेरे बेटे ने मेरे आगे अपना इकबाल जुर्म किया था। क्योंकि शुरुआत में कुछ लोगों ने माना कि कहीं मुक्ति रंजन रॉय की जेब में किसी ने सुसाइड नोट रख दिया हो, फिर उसको मार के लटका दिया हो। लेकिन मुक्ति की मां ने खुद अपने मुंह से कहा कि हाँ, मेरे बेटे ने मुझसे कहा था कि वो लड़की मुझे परेशान कर रही है, मुझे ब्लैकमेल कर रही है, और मैंने कत्ल कर दिया है। तो यहां से एक चीज तो क्लियर हुई कि हाँ, कातिल मुक्ति रंजन रॉय है। लेकिन फिर एक सवाल है कि जब कातिल मुक्ति रंजन रॉय था और उसका कई महीनों से अफेयर चल रहा था, तो इस बारे में किसी को भनक क्यों नहीं थी? भनक पति को क्यों नहीं लगी? और पति ने अशरफ का नाम क्यों लिया? क्योंकि अशरफ के साथ रिलेशनशिप था, लेकिन था, प्रेजेंट में नहीं था, तो अशरफ का नाम क्यों लिया? दूसरी सबसे बड़ी बात जो कैमरे में कैद है, स्कूटी पे दो लोग आते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि उनमें से अगर मान लें कि मुक्ति रंजन रॉय था तो दूसरा कौन था? अब यह सवाल उसी के साथ चला गया। तीसरा जो भाई है मुक्ति रंजन रॉय का, उसने बताया कि हम लोग वहीं रहते थे, मेरे भाई ने मुझे फोन किया और कहा कि मेरे हाथ से कत्ल हो गया है और हम यहां नहीं रह सकते, हमें यहां से जाना होगा। बाकी पिछले कई सालों से जो मुक्ति रंजन रॉय था अपने गांव नहीं गया था, 3 साल बाद वो अपने गांव जाता है। अब भाई से ये बात उसने बोली, उसके बाद वो चला गया। इसके बाद भाई ने अपनी कहानी सुनाई। भाई ने कहा कि कई महीने पहले की बात है, दोनों शादी करना चाहते थे। शादी की बात को लेकर दोनों फिर निकलते हैं केरल की तरफ बाइक से। इसी दौरान रास्ते में अचानक से पता नहीं क्या होता है कि जो महालक्ष्मी थी वो चीखने चिल्लाने लगती है। चीखते चिल्लाते हुए कहती है कि ये लड़का मुझे किडनैप कर रहा। इसी दौरान पब्लिक की एक भीड़
जो उस इलाके में मौजूद थी वहाँ पे आती है। आने के बाद मुक्ति रंजन रॉय की बुरी तरह पिटाई करती है। पिटाई करने के बाद मुक्ति रंजन रॉय को पुलिस के हवाले कर देती है। पुलिस के हवाले करने के बाद पुलिस वाले भी बुरी तरह मुक्ति रंजन रॉय को पीटते हैं। 1000 रुपये वो पुलिस को घूस देता है, तब जाके वहाँ से वो निकल पाता है। तो अगर मुक्ति रंजन रॉय से महालक्ष्मी शादी का दबाव बना रहे थे और शादी करने वो जा ही रहा था, तो ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी जो महालक्ष्मी फिर ऐसे मौके पे चीखने लगती है, जबकि दोनों शादी ही करने जा रहे थे। अगर महालक्ष्मी चाह रही थी कि शादी हो जाए तो शादी करने दोनों जा ही रहे थे, तो ऐसे हाल में ऐसा क्या हुआ था जो मुक्ति रंजन रॉय को पीटने के लिए वो चिल्लाने लगी। पुलिस की एक हुजूम, एक भीड़ जब पकड़ के लेके जाती है, महिला से छेड़खानी का आरोप लगता है, तो ऐसे हाल में क्यों जो महालक्ष्मी थी वो बचाने क्यों नहीं आती। और अगर बचाने नहीं आती और मुक्ति रंजन रॉय जान चुका था कि ये महिला मुझे बस परेशान कर रही है, तो वहीं उस मामले को दाएंड करके वो चला क्यों नहीं गया, दोबारा फिर से वो महालक्ष्मी के संपर्क में क्यों आया। तो कहीं ये वन साइडेड लव तो नहीं था, कहीं शादी का दबाव महालक्ष्मी न बना कि ये खुद बना रहा था। स्कूटी पे बैठा दूसरा शख्स कहीं हेमंत तो खुद नहीं था, क्योंकि वो शुरुआत में बार बार मीडिया के सामने चीख के कह रहा था कि कोई अशरफ है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हेमंत और मुक्ति रंजन रॉय ने मिलकर कत्ल किया। मुक्ति रंजन रॉय इंसानियत दिखाते हुए अशरफ का नाम ना लेके और इधर हेमंत का नाम लेके ना लेके खुद का नाम लेके और तमाम आरोप अपने ऊपर लेके किसी एक को बचा गया हो, ये तमाम सवाल है। अशरफ का क्या रोल था, दूसरा शख्स कौन था। जब FIR उस लड़की ने खुद किया था कि मुझे मुक्ति रंजन रॉय परेशान कर रहा है, थाने में पिटवाया भी था, तो फिर दोबारा शादी का दबाव का ख्याल कहाँ से आया। और अगर दबाव का ख्याल आया तो ये छोड़ के चला क्यों नहीं गया, घर पे आके इसने कत्ल क्यों किया, कत्ल किया तो इसने टुकड़े क्यों किए। ये तमाम चीज़ें थी। और कत्ल क्या उसी घर में हुआ या कहीं बाहर हुआ, ये भी एक सवाल है। कत्ल हुआ तो चीख पुकार आसपास के लोगों ने क्यों नहीं सुना, ये दूसरा सवाल है। इतने दिनों से लाश चढ़ती रही, किसी को भनक क्यों नहीं लगी, ये तीसरा सवाल है। और आखिर जब वो भाग गया था, बच गया था, तो सुसाइड करने का मतलब क्या था, ये चौथा सवाल है। ये कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस वाले आज भी खोज रहे हैं। मिल जाएगा तो अच्छी बात है, उम्मीद है मिल जाए। लेकिन एक कत्ल, उसके पीछे की कहानी, मर्डर मिस्ट्री सुलझ भी गई है, उलझ भी गई है। कई पहलू हैं जो क्लियर हैं, कई पहलू हैं जो उलझे हैं। तो मुझे लगा इस कहानी के माध्यम से इन तमाम पहलुओं को आपके सामने उठाना चाहिए। तो आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिएगा। और अगर आप ऐसी कहानियां सुनने के शौकीन हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। मेरे दूसरे चैनल प्रखर ट्रू क्राइम 2.0 को भी अपना प्यार देते रहिए। हालांकि आप लोग दे रहे हैं, कहने की सुनने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार बताना पड़ता है। आप लोग भूल जाते हैं, दिन भर आप लोगों के पास इतने काम है, इतने व्यस्त हैं। यूट्यूब भी आपकी एक छोटी सी दुनिया है। खैर, आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा, और साथ ही ऐसी कहानियों के लिए आप फॉलो कर सकते हैं। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।